नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। भोपाल के महाराणा प्रताप चौराहे पर करणी सेना ने महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए नगर निगम द्वारा क्रेन उपलब्ध न कराने के विरोध में एमपी नगर चौराहे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की विरोध करने के 1 घंटे बाद नगर निगम के क्रेन भेजी, जिसके द्वारा महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। मैं कृष्णा बुंदेला, करणी सेना भोपाल महानगर अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पे एमपी नगर में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के पास महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज पूरे देश भर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। आज अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले हमारे राजपूत समाज को एक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष आज उसके लिए था कि महाराणा प्रताप जी को हम माला, उनके गले तक हम माला कैसे पहना पाएं। ये हमारी नगर निगम प्रशासन ने, महापौर जी ने हमें क्रेन उपलब्ध नहीं कराई। जब किसी अन्य समुदाय का अन्य किसी त्योहार होता है तो एक क्रेन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनने हमेशा राजपूत समाज को वोट बैंक समझा है और आज एहसास भी उन्हें करा दिया है कि तुमसे वोट बैंक हो। लेकिन राजपूत समाज ने अपनी एकता का परिचय देते हुए पूरे एमपी नगर के चारों तरफ से रोड बंद किए, तब जाके नगर निगम के कान पे आवाज गई और उन्होंने हमें क्रेन उपलब्ध कराई। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको आगाह कराना चाहता हूं कि आप बार बार राजपूत समाज को मत छेड़िए और खासकर इस दिन, जिस दिन पूरे देश भर में महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, आप उस दिन राजपूत समाज की अवहेलना मत करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती, मेरे खिलाफ एक VPR लगाकर बताएं। बीडी शर्मा किसान का बेटा है, सामान्य परिवार से आप छिंदवाड़ा गरीब आदिवासियों का हक मार कर अरबपति बने हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीडी शर्मा अपने काल कमरों को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कॉमर्स मिनिस्ट्री मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बीडी शर्मा के बारे में एक लाइन भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों निकाल पाए तो उस दिन मैदान में आकर के बहस करनी होगी। नहीं तो कमलनाथ, आप बता दो कि 1984 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है। आयोग ने आपको सस्पेक्ट क्यों बनाया है? नहीं तो यह जवाब देश जानना चाहती है, सिख भाई जानना चाहते हैं, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, वह जानना चाहते हैं। दीजिए आप जवाब। तुम्हारे मित्र मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, मैंने उस पर मानहानि का केस किया था, आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है। कमलनाथ जी ने कहा है कि बीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी, आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है? ये जवाब देश चाहता है। सिख भाई जिनकी नृशंस हत्याएं कर दी गई, वो चाहते हैं, दीजिए जवाब। और तुम्हारे मित्र मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। उस आरोप पर मैंने जब मानहानि का केस किया है, कोर्ट ने चालान पुटअप कर दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जेल के सीकचों में उस आरोप पर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बीडी शर्मा है। कमलनाथ जी, मैं सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं। तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने वाले, छिंदवाड़ा के अंदर हर गरीब को लूटने वाले जो अरबपति बन गए मध्य प्रदेश के अंदर बैठ करके, वो गरीब जनता भी पूछना चाहती छिंदवाड़ा की क्या किया। और आप मुझे कहते हैं मैं मेरे कारनामे छुपाने के लिए आप पर आरोप लगा रहा हूं। ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, देश की एजेंसियां कह रही हैं, ये बीडी शर्मा नहीं कह रहे। कमलनाथ जी, भ्रम में मत रहिए।
मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे झूठ और छल कपट को जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी के आगमन की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जबलपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, जिसको लेकर एक बैठक उनके द्वार ली जाएगी। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा कई योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। छात्रों की छात्रवृत्ति हो, आयुष्मान योजना हो, पीडीएस राशन हो, एक तरफ प्रदेश सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं खजुराहो सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके सांसद प्रतिनिधि जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, आज अरबों की संपत्ति के मालिक वी.डी. शर्मा और उनके कारोबारियों के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार को जनता के सामने लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी नेता प्रतिपक्ष सिंह ने निशाना साधा है। नेता मार्गदर्शक आदरणीय मदन दादा जी और हमारे विधानसभा में साथी और घनिष्ठ मित्र आदरणीय भानोट जी, आदरणीय हमारे साथी संजय यादव जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ जन और सम्मानीय सभी पत्रकार बंधुओं, आगामी 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा का, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसका चुनाव होना है। प्रदेश की करीब लगभग 8 करोड़ की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। मध्य प्रदेश में 2 दल, कांग्रेस और भाजपा, ये आपस में सक्रिय और चुनावी दोनों पार्टियों के बीच अधिकांश होता है, वर्षों से हो रहा है। यहाँ तीसरी शक्ति ज्यादा ताकतवर होकर नहीं उठी है। अभी हम देख रहे हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी और पार्टी के अन्य नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, कल वी.डी. शर्मा जी का बयान आया, कमलनाथ जी के समय में बल्लभ दलालों का अड्डा बन गया था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मैं वी.डी. शर्मा जी, शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, आप लगातार लगभग चौथी बार लगभग 3 वर्षों से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुल मिला के तो 18 वर्ष शिवराज सिंह का ही राज्य है। अगर हम लोगों ने कोई काम किया है तो आपकी हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। सरकार में आप बैठे हो और थोती बातें करना, जनता में अपनी जनता के बीच काम नहीं करना, जन समस्याओं को सुनना नहीं, और खुद चोर कोतवालों को डांटने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जबलपुर के वी.डी. शर्मा जी, जबलपुर में इनकी ससुराल है, पहले आप अपने स्वयं आप जवाब दीजिए वी.डी. कि अगर हम लोगों ने कोई काम किया है तो आपको रोका किसने? करिए ना कार्रवाई। झूठी तुम्हारी खोखली बातें। आपकी सरकार घोटालों की सरकार है वी.डी. शर्मा जी, शिवराज सिंह जी। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें आपने लूटा नहीं हो? 3.25 लाख का करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का लगभग, और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा। कहाँ है विकास? आखिर बजट के अलावा आपने 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ लिया? इसका जवाब भी प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वी.डी. शर्मा से मांग रही है। हम कोई आरोप प्रमाणित आरोप है। हमने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा, हमारे साथी भानोट जी ने बताया पूरा वित्त का हाल, कहाँ का लूटा गया है, एक जवाब नहीं।
जबकि तय हुआ था विधानसभा में शिवराज सिंह जी से। उन्होंने कहा मेरा वक्तव्य सुन के जाना, तो हम आप क्या सुनेंगे। मैंने कहा मैं जितने अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है, विपक्ष जो आपकी को जगाने का काम करे, आपकी कमियां हैं, आपने जहाँ जहाँ प्रदेश को लूटा है, उसका जवाब हम जो आरोप लगाए उसका देना चाहिए। और सरकार की ड्यूटी है कि प्रत्येक का जवाब दें। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कोई जवाब नहीं दिए, सिंगल जवाब नहीं। जब जब सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में विधानसभा फंसती है, उस समय अल्लाह गुल्ला करके जवाब न दे के प्रश्नों का और सदन समाप्त करती है। प्रजातंत्र का गला घोट रही है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय उन्होंने तय किया था 75 दिन से साल में बैठक करेंगे। किसी भी वर्ष 72-73 दिन से कम नहीं हुई। एक वर्ष 71 दिन हुई। एक वर्ष 5 साल में 71 दिन की विधानसभा चली है। लेकिन शिवराज सिंह इसका जवाब दें कि आपके कार्यकाल में वर्ष में 33 दिन से आज तक एक भी सिटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब उन पे आरोप आए भ्रष्टाचार के, तो समाप्त करने का हल्ला गुल्ला करके एकदम समाप्त कर दिया निश्चित काल के लिए। क्यों? अगर आप दूध के धुले हो शिवराज सिंह जी, तो फिर आपको विधानसभा से क्यों डर है? और मैं तो साफ कहना चाहता हूं, अगर गंगा गंगोत्री से गंदी अपवित्र हो तो नीचे उसकी सफाई नहीं हो सकती। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भ्रष्टाचार की गंगा एक से अमला हिल के निवास से चल रही है। इसलिए आप देखिए, रोजाना गंगा गंगोत्री से गंदी अपवित्र हो तो नीचे उसकी सफाई नहीं हो सकती। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भ्रष्टाचार की गंगा एक से अमला हिल के निवास से चल रही है। इसलिए आप देखिए, रोजाना शायद ही रोजाना कई घोटाले पड़ रहे हैं। कोई इंजीनियर जिसकी आमदनी 20 वर्ष में अगर 8 लाख है, उसको 20-20 करोड़ रुपए निकल रहे। और मैं एक जवाब और पूछना चाहता हूं। मैंने जो सामान्य प्रशासन मंत्री के नाते मैंने सामान्य अधिकारियों पे जिन्होंने भ्रष्टाचार में इनके विरुद्ध लोकायुक्त पीड़ित दल से हमने कई की मंजूरी दी, केस दर्ज करो। आज कम से कम छोटे बड़े मिला के 300 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं। 15, 16, 18 वर्षों पर गए, आज तक शिवराज सिंह ने उसकी चालान करने की पुलिस को अनुमति लोकायुक्त क्यों नहीं दी? शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अनुराग शर्मा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त श्रुत कीर्ति सोमवंशी और अति पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस उपायुक्त शिवपाल सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अनूप कुमार उइके व उनकी टीम को लगाया गया था। दिनांक 21/2023 को सूचना मिली थी कि एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष होगी, ब्राउन शुगर और गांजा बेचने की फिराक में सुलभ कॉम्प्लेक्स मुर्गी बाजार के पास दोपहर 1 से 2 बजे के बीच आ गया। जिसे पकड़ा गया तो उससे ब्राउन शुगर व गांजा मिल सकता है। समय पर नहीं पकड़ा गया तो वह ब्राउन शुगर गांजा लेकर निकल जाएगा। प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर सूचना कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। मुर्गी बाजार सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास जहांगीराबाद भोपाल पहुंचा, जहां आसपास तलाश करने पर व्यक्ति सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे पार्क में हाथ में लाल भूरे रंग का थैला लिए देखा, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछ गया। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार पिछले हफ्ते से मादक पदार्थों के तस्करों, विक्रेताओं, पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इसमें बड़े जो परिवहन करने वाले मादक पदार्थों के मतलब बदमाश और बेचने वाले दोनों शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने ये 5वीं कार्रवाई है, इसमें हमने पकड़ा है। ये जो व्यक्ति है संजय घोषिए खुरी सागर का रहने वाला है। यह व्यक्ति भोपाल में शिवपुरी, सागर और अन्य आसपास के जिलों से लाकर मादक पदार्थ देता है। गांजे का जो मामला चल रहा था, अभी जो हमने पिछले करीब 4-5 लोगों से पकड़ा था, उसी में पूछताछ में यह तथ्य सामने आया था कि
यह व्यक्ति भी सप्लाई करने आ रहा है। हम लोगों ने इस सूचना को गोपनीय रखा और इस व्यक्ति को पकड़कर जब तलाशी ली गई तो इसके साथ गांजे के साथ साथ ब्राउन शुगर भी मिला। दोनों को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इनको रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये मादक पदार्थ है जो परिवहन की जा रहा है, ये छोटी छोटी मात्रा में पुड़ियाओं के रूप में आम जनता तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता। इसको बीच में पकड़कर क्राइम ब्रांच द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। गांजा जब्ती के बाद इस गांजे की नष्टीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय की देखरेख में होती है। कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी के द्वारा माननीय हाईकोर्ट को अनुशंसा की जाती है इस मादक पदार्थों के नष्टीकरण की। पिछले साल काफ़ी बड़ी मात्रा में, ये कहना चाहेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में मादक पदार्थों की जो जब्ती की गई थी उसके नष्टीकरण की अनुशंसा की गई है, जिसके तहत ये माल नष्टीकरण किया जाएगा। इस तरह मादक पदार्थों पर दोहरा प्रहार किया जा रहा है। ये जो पिछले कुछ सूचनाओं की वृद्धि हुई है, ये हमारी नार्को हेल्पलाइन है। इस पे सूचनाओं के माध्यम से हमें कई सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसमें सफलता प्राप्त हो रही है। पुलिस कमिश्नर भोपाल के द्वारा ये नार्को हेल्पलाइन इसकी उपयोगिता को देखते हुए चलाई गई थी और इसके काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, जो नशे के व्यापार सौदागर या तस्कर या विक्रेता जो होते हैं, एक नहीं कई विक्रेताओं से संपर्क में रहते हैं ताकि एक के पकड़े जाने पर दूसरे से माल ले जा सकें। ये उसी चैनल का हिस्सा है। हम लगातार इनके जो पुराने संपर्क हैं, पुराने सूत्रों हैं, उन पर निगाह रखते हैं और उसी निगाह के परिणाम स्वरूप है कि ये नया जो मामला पकड़ा गया है। अभी पूछताछ में और भी कुछ संपर्क सामने आए हैं, उन संपर्कों में हमारी निगाह है। जैसे ही उन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत या परिवहन की सूचना मिलेगी, हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। देखिए, नशे का जो परिवहन होता है वो पुड़िया के रूप में ये लोग छोटे छोटे अपने व्यापारों की आड़ में, बिजनेस की आड़ में बेचते हैं। फिर चाहे वो कहीं भी किसी भी चीज़ में उपयोग हो सके। ये सीधे तौर पर तो हुक्के में इस्तेमाल की जानकारी तो हम नहीं कह सकते सीधे तौर पर इस्तेमाल होता है, परंतु ये बात सही है कि हमने पिछली बार काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बाहर के ढाबे से हुक्काबार पकड़े गए हैं। अगर इस संबंध में उनके पास तलाशी के दौरान या सूचना में इस तरह के मादक पदार्थ मिलेंगे तो उनके एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। के लिए देखिए, मादक पदार्थ किसी भी प्रकार से कितनी भी मात्रा में मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। विशेष तौर पर स्टूडेंट में एक स्टेटस के नाते या जो उनके आपसी जो होड़ रहती है या दिखावे के लिए इस तरह का एक कश मारने के लिए जो नशे का इस्तेमाल करते हैं और बाद में इसके आदी बन जाते हैं माँ बाप के द्वारा, तो पैसे उनको शिक्षा पर खर्च करने चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे खर्च, खाने पीने पर खर्च करने चाहिए, वो नशे में कर देते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि किसी भी प्रकार से नशे का इस्तेमाल ना करें। माँ बाप, शिक्षकों, पड़ोसियों और जिनके यहाँ वो चाहे पेइंग गेस्ट बन रहे हों, चाहे किराए से रह रहे हों या हॉस्टल में रह रहे हों, सभी लोग इस पर निगाह रखें और सूचना तत्काल पुलिस को दें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त, परिवहन या बिक्री की, ताकि हम सब मिलकर इस बुराई को शीघ्र खत्म कर सकें। जबलपुर में जिस प्रकार से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पत्नी पर जिस प्रकार से आरोप लगाए थे, अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर के द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और उनकी पत्नी पर जिस प्रकार से आरोप लगाए गए उसका खंडन किया गया। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री आशीष दुबे ने बताया कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की पत्नी की नियुक्ति को लेकर बयान दिया गया है, वह सरासर गलत है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की पत्नी के पद पर ही उसके बाद महामहिम राज्यपाल के द्वारा उन्हें वाइस चांसलर पद पर एक प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया है। इसमें किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा निराधार आरोप लगाए गए। आज की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है।
जैसा कि पिछले हफ्ते भर की गतिविधियों से जबलपुर में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि आप सबको एहसास हो गया होगा कि अब चुनाव आ गए हैं। जिस तरीके से एक निष्क्रिय कांग्रेस अब निकलकर सामने आ रही है। अभी आप सभी ने देखा कि पिछले हफ्ते इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जबलपुर आए थे और उन्होंने एक अनर्गल प्रलाप यहाँ पर किया, आप सबके मध्य किया। उन्होंने किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए। हमारे विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए। तथ्यहीन, आधारहीन और स्तरहीन राजनीति का हम सभी ने जो चित्र यहाँ पर देखा और कांग्रेस के द्वारा एक विकृत राजनीति का जो स्वरूप हमारे सामने परोसा जा रहा है, उसके आप सभी मित्रों यहाँ पर आप सबने उसको देखा है और उसके सहभागी भी हैं। उसके बाद कल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जबलपुर आए। मैं आपसे ही पूछता हूं कि आज उनको नेता प्रतिपक्ष बने सालों हो गए, इसके पहले वो कब जबलपुर आए और कब आप लोगों से मिले? मुझे तो लगता है याद भी नहीं कि वो कभी आए हों, और अगर आए भी तो ना आप लोगों से मिले, ना कोई जनहित की बातें करी, ना नेता प्रतिपक्ष का कोई दायित्व या कर्तव्य निभाया हो। लेकिन मैं इसलिए मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि अब चूंकि चुनाव आ गए हैं, नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं, और चुनाव में अब कांग्रेस को हम किस तरीके से सामने जनता के सामने लाने का प्रयास करें, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। पिछले 15 महीने की उनकी सरकार निकाल दे तो 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस सोच में पड़ गई है कि किन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव में जनता के बीच में जाएं। और जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि इस तरीके की झूठ फरेब की राजनीति में जो महारत हासिल है कांग्रेस को, उसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से उनके नेता एक के बाद क्रमवार अनेक शहरों में जा रहे हैं। उसी क्रम में तारतम्य में जबलपुर में उनका आना हो रहा है, और किस तरीके की गंदी राजनीति वो यहाँ से करके जा रहे हैं हम सभी जानते हैं। कल डॉक्टर गोविंद सिंह आए नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए। आप ये बताइए, सार्वजनिक जीवन में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या उसके परिजन किसी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते? तौर पर हम सब लोग एक शुचिता की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत बातों पर आक्षेप और कटाक्षेप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन इन्होंने इस बात की शुरुआत की है तो निश्चित तौर पर इस बात का समापन भी हम करने के लिए तैयार हैं। अभिलाष जी, आपने कहा कि तिलवारा थाने में 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, FIR। ये 2 लोग कौन हैं और इनका विधायकों से रिश्ता क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा धर्मेंद्र चौधरी के नाम पे एक है, एक कोई आदित्य सिंह के नाम पर वो खसरे हैं। वो कौन है ये पूरा शहर जानता है। अच्छा, भारतीय निश्चित तौर पर जनता परेशान थी, जनता पूरी, आप भी शायद उस समय गए होंगे जब वहाँ बुलडोजर पहुँच रहे थे, तब पूरी जनता पहुंचकर मैं जनता के साथ हूं। कौन से और विधायक का संरक्षण है? निश्चित तौर पर त्रिपुरी वार्ड की घटना है, उस घटना के अंदर बगल में किसकी कॉलोनी बनी है ये आप जनता से पूछ सकते हैं। नाम बताइए। आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो निश्चित तौर पर मैंने तो नाम बता दिया ना कि तरुण भानोट जी और विनय सक्सेना जी जबलपुर के अंदर जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, सबसे पहले आप अपने गिरेबान। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भूमाफिया अभियान चलाते, तो क्यों नहीं हो पाया अभी तक? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित कदम इन सारे विषयों पर उठाएगी और हम सारे लोग पूरे कंटेंट्स, पूरे मुद्दे, पूरे विषय लेकर समाज के इतना समय लग गया है, कॉलोनियां बन गई, आपका शुरू हो गया, आप चिंता नहीं करिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, तो कार्रवाई में अब तो बेचारे जो पहले भी की जा सकती है। चुनाव का इंतजार किया जा रहा है? जी नहीं, चुनाव का कोई इंतजार नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदु तिवारी जी पर जिस तरह का दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रहार किया है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इन्होंने इस घटना की शुरुआत की है तो निश्चित तौर पर इनको भी जनता के सामने उजागर करने का काम। उन कॉलोनियों में घर ले लिया जिन्होंने, अब आप कार्रवाई करेंगे तो फिर उनका क्या होगा? देखिए, कॉलोनियों पे जिन लोगों ने घर बनाए हैं हम उनके साथ हैं, और पहले भी जब ये घटना घटने वाली थी तब हम सब लोगों ने जाकर ही उसको रोका था। लेकिन ऐसे भूमाफिया जो जनता को ठगते हैं, जो जनता को सरकारी जमीन बेच रहे हैं, बेचारे भोली भाली जनता किस तरह से परेशान होगी, इसलिए जनता के हित के लिए तो हम हमेशा खड़े, साथ ही
जो अभी विस्थापित जो लोग हुए हैं, मुझे ध्यान है कि जब पहाड़ी मदन महल की टूट रही थी तब वहां के विधायक ने जाके कहा था कि मैं एक भी घर नहीं टूटने दूंगा। कोर्ट के आदेश से पूरे घर टूटे और उसके बाद वो बेचारे परेशान रहे। अभी हमने उनको भू अधिकार के पट्टे दिए हैं। 1750 से ज्यादा लोगों को फिर भू अधिकार के पट्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। 15 महीने आप भी शासन में थे, उसी पहाड़ी पर आपने खड़े होकर कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन एक भी मकान नहीं टूटने दूंगा। 15 महीने आप भी मंत्री थे, लेकिन आपने क्या उसके लिए किया? इसलिए उनको भू अधिकार का हिस्सा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस ने उठाया आजीविका मिशन पर सवाल। पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। कमलेश्वर पटेल का बयान, बीजेपी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है उस राशि का आजीविका मिशन से किस तरह से दुरुपयोग होता है, यह जीत जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार है। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह पोषण आहार स्कूल में मिलने वाले गणवेश गौशाला महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र को लेकर इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ ठगने का काम हो रहा है। आधे से ज्यादा स्वयं सहायता समूह खत्म हो गए हैं या फिर निष्क्रिय पड़े हैं। निर्देश थे कि स्वयं सहायता समूह से 12% से ज्यादा ब्याज न लिया जाए, पर मध्य प्रदेश सरकार 24% ब्याज समूह से वापस ले रही है, जो आरबीआई के निर्देशों के खिलाफ है। बीजेपी सरकार से ऋण व्यवस्था को बंद किया गया। गरीब माताओं बहनों के साथ धोखा हो रहा है क्योंकि पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ घाटे में चला जा रहा है। आजीविका मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है, जिस तरह से आजीविका मिशन में एक संविदा अधिकारी को बैठा के, भ्रष्ट अधिकारी को बिठा के, जिसके खिलाफ एक आईएएस ऑफिसर ने जांच किया और आईपीसी की धाराएं भी प्रस्तावित की है, उसके ऊपर कार्रवाई न करके सिर्फ इवेंट करने में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को लगा के रखा है जिसके ऊपर दोष साबित हो चुका हो। और आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं उनको अधिकार संपन्न बनाने की बजाय उनके अधिकार छीनने का इस सरकार ने काम किया है। हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने जब आजीविका मिशन योजना दीदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए लागू की थी और जिस तरह से उस समय 12% ब्याज पे ही लोन लेने का प्रावधान था, 24% लोन पे उनको ब्याज पे पैसा भाजपा सरकार ने आजीविका मिशन को लूटने का काम किया। हमारी सरकार 15 महीने की बनती है, हमने उसको घटा के 12% किया, जबकि वो ऐसा कर नहीं सकते थे। उन्होंने नियम विरुद्ध आजीविका मिशन की दीदियों से लूटने का काम किया, ज्यादा ब्याज वसूली की। 0% पे हमने जो प्रोविजन किया था उसका भी इनने क्रियान्वयन नहीं किया। और दूसरी तरफ इवेंट के नाम पर जो प्रशिक्षण के लिए आजीविका मिशन की दीदियों के लिए जो प्रशिक्षण के नाम पे पैसा आता है, उनको प्रशिक्षित ना करके बल्कि इवेंट करने में हजारों करोड़ रुपए खर्चा करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा की राशि इन्होंने आजीविका मिशन के प्रशिक्षण का पैसा अपव्यय करने का काम किया है। हमारी जो स्कूल ड्रेस है 2 साल से बच्चों को नहीं मिले हैं, इसके लिए कौन दोषी है? और कहीं दोष भी साबित होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह पोषण आहार जो संयंत्र संचालित है 48 करोड़ के घाटे में चल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या ये भरपाई आजीविका मिशन की दीदी कर पाएंगी? तो कहाँ ये कमी हो रही है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल हटाना चाहिए। जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और जिसने जांच किया, निष्पक्ष ईमानदार अधिकारी आईएएस ने जिसने जांच किया, उसको लूप लाइन में पटक के रखा हुआ है। तो ये अंतर है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन था, यहाँ तो 50% ऊपर चल रहा है और ये कमीशन वाली सरकार चल रही है। अब ये जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। और हमने बहुत सारे प्रोविजंस किए थे, उसका इन्होंने पालन नहीं किया। मनरेगा से 10 लाख के मनरेगा से हर संकुल केंद्र में भवन बनाने का प्रोविजन किया था आजीविका मिशन की दीदियों के लिए, उसका इन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया। इसी तरह से ग्राम सखी जो आजीविका मिशन की दीदियां थी, जो थोड़ा पढ़ी लिखी थी, 5000 कॉमन सर्विस सेंटर महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र शुरू किया था, वो इन्होंने बंद कर दिया। 2 साल तक चले ना, उनको भुगतान किया, जबकि उसका हम लोगों ने जो निर्देश दिया था, आदेश जारी किया था, हर पंचायतों में शुरू करने का था कि छोटे छोटे काम के लिए जो लोग तहसील जाते हैं, लोक सेवा गारंटी में जाते हैं, वो ग्राम पंचायतों में सुविधा मिले। पर दुर्भाग्य है
ये सरकार अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने की बजाय ये केंद्रीकृत करते हैं और पूरी तरह से लूटने का काम करते हैं। ये भाजपा और कांग्रेस सरकार में अंतर है। 2000 के नोट बंद होने पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट का बयान, सोचे समझे बिना सलाह के लिया निर्णय, अर्थशास्त्रियों ने नहीं ली सलाह, केंद्र सरकार जारी किया तुगलकी फरमान, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ले सकते थे सलाह, 2000 का नोट चालू करना भ्रष्टाचार को कम करना था कि भ्रष्टाचार को बढ़ाना, पूर्व में की गई नोटबंदी से देश को हुआ था आर्थिक नुकसान। देखिए, बिना सोचे समझे और जिस विषय की आपको जानकारी ना हो उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मैं ये भी बात सही है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता, पर हमारे देश में तो ज्ञान का भंडार है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी पूरा विश्व सलाह लेता है, उनसे आप सलाह ले सकते थे, जो आर्थिक जानकारों के अपने आप में बहुत बड़े जानकार हैं। आपने बिना किसी की से परामर्श किए, बिना किसी से बात किए एक तुगलकी फरमान जारी किया, नोटबंदी की, लोगों की जान तक गई। उस नोटबंदी से हमारे छोटे छोटे व्यापारी आज तक उभर नहीं पाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर लौट नहीं पाई है। और आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं। हम 1000 रुपये का नोट बंद करेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। 1000 रुपया का नोट बंद करके 2000 रुपया का नोट चालू करना, ये भ्रष्टाचार बंद करना था या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था? उसी समय कांग्रेस पार्टी ने और देश के तमाम जो और दुनिया भर के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत गलत निर्णय है और इससे बहुत लंबा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को होगा, पर सुनी नहीं गई। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन वापस आया, अर्थव्यवस्था भी खराब हुई, कई लोगों के कारोबार चौपट हो गए। और अब सरकार को याद आई कि हमें 2000 रुपये का नोट बंद कर देना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो अपनी खुद पीठ थपथपाते हैं, उन्हें आज इसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि उनके एक गलत निर्णय से करोड़ों लोगों को परेशानी हुई, हमारे कई मासूम नागरिकों की जानें गई, कई लोगों के व्यापार बंद हो गए और भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरी। जबलपुर के जिला चिकित्सालय अस्पताल विक्टोरिया में मानसिक रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य मन स्वस्थ तन अभियान के तहत आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मन और स्वस्थ तन के लिए लोगों को जागरूक किया गया। लेकिन साइकिल रैली में जागरूकता फैलाने के लिए जमकर खानापूर्ति देखने को मिली। साइकिल रैली महज 10 लोग ही साइकिल लेकर पहुंचे, जिसमें साइकिल में सवार अधिकांश हॉस्पिटल के ही कर्मचारी थे। वहीं साइकिल रैली को विधायक अशोक रोहानी और विनय सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी तरफ रैली में शामिल होने पहुंची प्रशिक्षु नर्स और अधिकारी समेत कर्मचारी खुद ही पैदल चलते नजर आए। इस दौरान मानसिक रोग विशेषज्ञ रत्नेश कुरारिया ने बताया कि मानसिक रोग से तनाव बचाव के लिए आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। साइकिल रैली विक्टोरिया अस्पताल से घंटाघर कलेक्टेड होते हुए पुनः विक्टोरिया हॉस्पिटल में समाप्त हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत शासन की विशेष योजना पर मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखते हुए स्वस्थ मन और स्वस्थ तन अभियान का आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत ये देखा जाता है कि वर्तमान समय में मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियां पर्याप्त रूप से बढ़ रही हैं एवं जागरूकता के अभाव में समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। अभियान का उद्देश्य है कि जन सामान्य तक मानसिक रोग के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको हम दूर कर सकें। और चूँकि मध्य प्रदेश शासन ने सभी जिले में मानसिक रोग के उपचार की पृथक से व्यवस्था मन कक्ष में कर दी है, तो सभी बीमारियों का उपचार सभी जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। हमारे विक्टोरिया चिकित्सालय में भी 2011 से पृथक रूप से मानसिक रोग विभाग में सभी बीमारियों का हम लोग समुचित उपचार कर रहे हैं। आज आप लोगों ने किस तरह से इसको रैली के आज एक विशेष साइकिल रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता प्रचार प्रसार करने हेतु एक आयोजन किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक निकली सर? ये विक्टोरिया जिला चिकित्सालय से घंटाघर कलेक्ट्रेट होते हुए तक क्राइस्टचर्च स्कूल से लौट के तैयब अली स्कूल से लौटकर वापस विक्टोरिया आएगी। मैं डॉक्टर रत्नेश कुरारिया, मानसिक रोग विशेषज्ञ, जबलपुर। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।